जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार निगम आपका स्वागत करता हूं अवधे कोचिंग महुआ में। यूपी एसआई की परीक्षा को टारगेट करते हुए आज हम समझेंगे मूल विधि के और समान ज्ञान संविधान का जो विषय है प्रस्तावना, और संविधान का उद्देश्य क्या है, आखिर संविधान कहते किसे हैं। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो परिवार होता है, परिवार को चलाने के लिए परिवार के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए उसका अपना एक संविधान होता है। और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ गई, हम सभी जानते हैं कि भारत अतीत में सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत ने दास्ता का दौर भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि तुर्क, मुगल और अंग्रेज भारत को गुलाम किए हुए थे। 1950 के समय 1950 के पहले का टाइम जो था आपका, वो था राइट टू फ्रीडम, यानी उस समय हम लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। और 1950 के बाद जो हमने संघर्ष किया है, वह संघर्ष किया है राइट टू इक्वलिटी का। इसमें जो समानता थी भुखमरी के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा के लिए, ये सब हमारे सामने एक चुनौती थी। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए एक संविधान को बनाने की आवश्यकता पड़ी। और जो संविधान सभा थी, जो संविधान का जो प्रथम बैठक थी, वो आपकी 1946 में हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। 1946 में स्थायी संविधान सभा की अध्यक्ष हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको स्वीकार कर लिया गया, और इसी को हम लोगों ने संविधान का उद्देश्य या प्रस्तावना कहा। संविधान का जो उद्देश्य है प्रस्तावना कहा गया, इसमें विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत था। जैसे के.एम. मुंशी जो है, के.एम. मुंशी कहते हैं उद्देश्य का राजनीतिक जनपित्री कुंडली है। और जो सुभाष कश्यप है, जो विद्वान है, उनका कहना है संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा। और जो डॉक्टर अंबेडकर साहब है, उनका मानना है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। संविधान के जो पहलू हैं, आखिर संविधान जब आप उस देखते हो पढ़ते होंगे तो लिखा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं। आखिर ये शब्द जो व्याख्या है किस प्रकार से की जाती है, इन्हीं चीज को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जो ये आपका संविधान है, और जो आपकी यूपीएसआई का सिलेबस, उसकी पहले यूनिट जो संविधान में दी गई है, वो दी गई है संविधान के उद्देश्य का, यानी संविधान का उद्देश्य, संविधान की उद्देश्य का क्या है, या इसी को हम बोलते हैं प्रस्तावना क्या है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो आपका जो संविधान स्टार्ट होता है वो होता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, अर्थात जो सुपर पावर है वो कौन है, आम जनता। आम जनता है, जो लोग हैं। क्यों? क्योंकि सीएम का चुनाव हो या पीएम का या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेसिडेंट का, इस सब के पीछे जो है वो कौन है, जनता। जनता ही अपने सेवकों को चुन के भेजती है। यदि जनता किसी को वोट ना दे तो वह सत्ता से दूर हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, अभी हाल ही में 2 महीना पहले जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, और विद्यार्थी लोग अनशन कर रहे थे। क्यों? विद्यार्थी क्या, आम जनता, और इसके कारण उनको एसएससी वालों को मांग मानना पड़ी उनकी, या आरओ की परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी लोग आंदोलन कर रहे थे, एग्जाम पैटर्न को लेकर, वो परिवर्तित हुआ। तमाम जो शक्ति है वो किसके पास है, जनता के पास। इसलिए कहा जाता है जनता जनार्दन ही सब कुछ तय करती है। तो जो ये आपका संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो निम्न प्लर निकल के निकलते हैं। पहले कहता था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। दूसरा क्या है,
आपको उसी संविधान प्रस्ताव में लिखा है भारत एक लोकतंत्र देश है। तीसरा, भारत एक गणराज्य भी है। और चौथा पिलर बोलता है भारत एक समाजवाद है। जो भारत की ये जो वर्ड्स हैं ये आपकी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। समाजवाद के अलावा बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत में जो न्याय व्यवस्था वो कैसी है? 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। भारत जो संविधान आपका कहता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो यहीं पे बात की जाती है जो स्वतंत्रता दी गई है आपके संविधान में वह कितने प्रकार की है? तो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एकता और अखंडता, तथा बंधुत्व की बात की जाती है। जो लिखा है बंधुत्व यानी समता क्या है आपकी? समानता, समता। समता में 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, जो ये चीजें हैं, जो पिलर है संविधान के, पूरा संविधान को इसी आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है विद्वानों द्वारा। और यह बताता है कि भारत में जो कि विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग हैं, किस प्रकार से अपनी सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत जीवन का निर्वहन करें। यहीं पर बच्चों हम एक एक करके चीज समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वर्ड क्या कहता है और सबका एग्जाम्पल भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जो ये कहा गया था, पहला पिलर आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कहता यह है कि भारत का जो संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या होता है कि किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। अर्थात भारत एक संपूर्ण संपन्न राज्य है, यानी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यवहार आचरण करने के लिए भारत पर किसी बाहरी सत्ता का कोई अधिकार नहीं है कि भारत किसके साथ संधि करता है या समझौता करता है। एग्जाम्पल यदि समझे इसके हम, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे देश के आज़ाद होने के साथ साथ एक पड़ोसी मुल्क भी आज़ाद होता है, भारत से विखंडित हो जाता है, जिसका नाम होता है पाकिस्तान। और उस समय पूरे विश्व में 2 शक्तियाँ कायम थी। कौन कौन सी 2 शक्तियाँ थी? एक यूएसए और एक यूएसआर यानी रूस। पाकिस्तान ने अमेरिका की शरण ली। वर्तमान अवस्था क्या है सभी लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। और भारत ने निर्णय लिया कि भारत प्रभुत्व रहेगा, अपने निर्णय अपने आधार पर लेगा, वो किसी के कहने पर कोई संगठन में शामिल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोई ये कहे कि मान लीजिए अमेरिका देश शक्तिशाली अमेरिका ये कहता है कि भारत या यूपी जो राज्य है, यूपी के 4 भाग हो जाने चाहिए, जैसे बात उठती है कि यूपी के 4 राज्य कर देने चाहिए, तो क्या भारत कर देगा? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो भारत का संविधान है वो कहता है हम संपूर्ण रूप से प्रभुत्व है, अर्थात हम जो निर्णय लेंगे वो क्या लेंगे? भारत निर्णय लेगा, यानी किसी के कहने पर नहीं। या आपको याद होगा 2016 में नोटबंदी का निर्णय लिया था सरकार ने। अब यदि कोई बाहरी विदेशी मुल्क ये कहता है कि भारत सरकार नोटबंदी के निर्णय को लागू नहीं करेगी, तो
भारत ये जवाब देगा कि भाई ये हमारा स्वतंत्र निर्णय है, हम प्रबुद्ध हैं, इसलिए हम पे किसी बाहरी देश का कोई दबाव नहीं चलेगा और हमको जो निर्णय लेना हो हम लेंगे। चाहे नोटबंदी का निर्णय हो या अभी हाल ही पे आपने देखा था सिंदूर ऑपरेशन, ये कहा जाए कि कोई बाहरी देश जो सशक्त देश से वो ये कहें कि आप अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव आप प्रत्यक्ष करवा लें, तो ये कहने मतलब जो इन सब के सारे निर्णय हैं वो लेगा भारत अपनी इच्छा अनुसार लेगा, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या हुआ, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने संधि समझौते का निर्णय लेने के लिए। दूसरा समझते हैं, दूसरा पिलर कहता है लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र राज्य है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र की जो परिभाषा है जो हम पढ़ते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र का अर्थ ये है कि जो जनता का सेवक है वो जनता ही चुन आती है, अर्थात जनता का सेवक जनता के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे कोई राजतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं है और लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी होगी, अर्थात सभी लोग सार्थक भागीदारी करेंगे। लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। जो लॉ मेकिंग करता है, कानून बनाना, उसे क्या कहते हैं, विधायिका। और जो लॉ इम्प्लीमेंट करवाता है उसे क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। और जो जुडिशरी का काम करता है उस पिलर को बोलते हैं न्यायपालिका। लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ होते हैं वह होते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। हमने देखा लोकतंत्र का मतलब वह है कि सार्थक भागीदारी, जनता का सेवक जनता के लिए। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, राजतंत्र किसे कहते हैं। जब ये तीनों काम कोई एक व्यक्ति करने लगे तो उसे बोलते हैं राजतंत्र या तानाशाही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सब ने मुगल इतिहास में औरंगजेब का नाम पढ़ा होगा। औरंगजेब ने एक कानून बनाया कि जजिया कर लागू किया जाए। दूसरा बनाने वाला कानून कौन, औरंगजेब। जजिया कर लागू कौन करवा रहा है, जजिया कर औरंगजेब अपने मंत्री वगैरह से। यदि कोई व्यक्ति उनमें से जजिया नहीं देता है तो न्याय कौन करेगा, उसे इसका सरकलम कर दिया जाए तो न्याय पुस्तक कौन ला रहा है, औरंगजेब। यानी एक ही व्यक्ति जो कानून बनाए, लागू करवाए और उसके टकराव पे न्याय भी दे, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं राजतंत्र या तानाशाही। क्लियर। तीसरा जो स्तंभ है इसका, संविधान में लिखा हुआ है गणतंत्र। इसका अर्थ क्या है, गणतंत्र का अर्थ है कि जो संविधान की सर्वोच्च पदवी है वह भी कोई आम नागरिक प्राप्त कर सकता है। क्या मतलब इसका, संविधान का सर्वोच्च पद कोई भी आम नागरिक प्राप्त कर सकता है। आम नागरिक प्राप्त कर सकता है। जैसे आपने देखा कि अब्दुल कलाम आपके लो फैमिली से आते थे, संविधान के सर्वोच्च पद को प्राप्त हुए। या वर्तमान में जो आपके प्रधानमंत्री हैं
कहा जाता है कि वो चाय बेचा करते थे। तो वो क्या थे, एक आम इंसान थे और आज सर्वोच्च पद पर हासिल हैं। ये क्या है, आपकी गणतंत्र होने की पहचान है। या यदि सवाल ये कहा जाए कि आपकी आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एक आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती थी। यानी गणतंत्र का अर्थ ये है कि संविधान का सर्वोच्च पद भी, जो आपके संवैधानिक में सर्वोच्च पद है, वह भी कोई आम नागरिक प्राप्त कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी राजा के घर पे पैदा होना पड़े, या कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। उसे बोलते हैं गणतंत्र। गणतंत्र कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को झंडारोहण कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? इंडिया गेट पे। और 15 अगस्त को लाल किला पे। अब जो संविधान का तीसरा पिलर है वह है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इसी को हम धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में सेकुलर स्टेट बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्म के लोगों का स्वागत करता है। भारत किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। अर्थात भारत के में रहने वाले तमाम लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने धर्म को पालन कर सकते हैं। भारत किसी धर्म की वकालत नहीं करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष क्लियर हुआ। एक है समाजवाद, किसे कहते हैं? चौथा पिलर है समाजवाद। यदि परिभाषा देखें तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना होता है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना होता है। और वे समाजवादी चिंतक जो लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समाजवादी थिंकर। समाजवाद। ठीक वहीं वे समाजवादी चिंतक जो हिंसा के आधार पर आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं, उन्हें बोलते हैं साम्यवादी। क्या बोलते हैं उन्हें? साम्यवादी। इसी को यदि हम दूसरे तरीके से समझें कि जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें समाजवाद को किस आधार पर कहा गया है, तो समाजवाद दो प्रकार का होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद। जैसा कि समझाया है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना होता है। वे समाजवादी चिंतक जो लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं, उन्हें समाजवादी कहा जाता है। और वहीं वे समाजवादी थिंकर जो हिंसा के आधार पर आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं, उन्हें बोलते साम्यवादी।
इस आधार पर देखें तो समाजवाद कितने भागों में डिवाइड हो गया? 2 भागों में, लोकतांत्रिक समाजवाद, दूसरा साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करता है? अहिंसा पे बल दे रहा है, और यही साम्यवादी समाजवाद जो क्या है? हिंसा पे बल दे रहा है। एक विद्वान है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, सभी लोग जानते होंगे, सुन कहीं और सुना होगा। कार्ल मार्क्स की थ्योरी कहती है समाज में ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। यदि समाज को ध्यान से एनालिसिस किया जाए तो समाज में सिर्फ 2 ही वर्ग निकलते हैं। एक कौन? संपन्न वर्ग जो धनी वर्ग है, एक दूसरा गरीब वर्ग। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 2 लोग हैं समाज में, जो संपन्न है वो क्या अवस्था पे है? शोषण अवस्था पे या शोषक है। दूसरा जो शोषण जिसका हो रहा है। अब जो शोषण यानी जो शोषण कर रहा है वह कौन होगा? संपन्न वर्ग या धनी वर्ग। इसमें कौन आते हैं? अधिकांशतः आते हैं इस पे उद्योग के मालिक, जो ये शोषक वर्ग हैं जो शोषण कर रहे हैं, कौन कह रहा है? उद्योग के मालिक। और वहीं जो शोषित वर्ग है, जिसके अंतर्गत आते हैं आम किसान, श्रमिक इत्यादि वर्ग। जैसा आपने पहले फिल्मों में भी देखा होगा कि मजदूरों की अपनी एक यूनियन होती थी, और वहीं पे एक शोषण वालों की होती थी। यानी हम जो देख रहे थे समाज में कितने वर्ग हैं कार्ल मार्क्स के आधार पे? 2 थे। शोषण करने वाला, शोषक, ये कौन था? संपन्न वर्ग, जैसे उद्योग मालिक। वहीं दूसरा था जिसका शोषण होता था, शोषित, किसान, मजदूर आदि। और जो समाजवाद था वो अभी समझा हमने 2 प्रकार का था, लोकतांत्रिक समाजवाद व साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में हिंसा आधार थी और इसमें अहिंसा आधार थी। इसी चीज को हम समझा रहे थे कि कार्ल मार्क्स कहता है समाज में 2 वर्ग हैं, शोषक और शोषित। अब जो संपन्न वर्ग है ये, अब आप सभी जानते हैं कि जो संपन्न वर्ग है वो संख्या में कैसा होगा? कम होगा, और जो किसान मजदूर हैं वो संख्या में ज्यादा होंगे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो साम्यवादी समाजवाद है वो कैसे होगा? जो ये वर्ग है इसका शोषण कर रहा है, और ये वर्ग यदि इसको खत्म कर दें तो राज्य में कौन आ जाएगा? शासन के रूप में शोषित वर्ग आ जाएगा। यानी यदि इसको ये समझा जाए कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद था, कोई व्यक्ति 8 घंटा काम करता था तो उसको वेतन 8 घंटे के हिसाब से दिया जाता था। वहीं साम्यवादी कहते हैं इस समय जो व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है उसको वेतन 4 घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। इनका मानना ऐसा था कि इनके पास जमीन संपत्ति पहले से ही थी, और यदि हमको जो निचला वर्ग है उसको ऊपर लाना है तो ये इनको समाप्त कर दे और ये इस पर आ जाएंगे
निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि संख्या में ये ज्यादा होते हैं जो किसान मजदूर हैं। इस अवस्था को या इस व्यवस्था को ये कहा गया ये समाजवाद है। और जो हम समझा रहे हैं समाजवाद, यह कि हिंसा के आधार पे जो आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं वो कहते हैं साम्यवादी समाजवाद। और वे समाजवादी चिंतक जो अहिंसा के आधार पर आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं वो क्या कहलाएंगे? लोकतांत्रिक समाजवाद। क्लियर? नेक्स्ट जो पिलर है आपका संविधान का, वो ये कहता है कि जो न्याय है, न्याय आपके संविधान में जो न्याय की बात है, संविधान में जो न्याय कहा गया वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। न्याय एक व्यापक अवधारणा है और संविधान में न्याय शब्द लाने का उद्देश्य जो होता है कि भारत में जो भी अंतिम व्यक्ति है उसको बिना किसी भेदभाव के न्याय मिलना चाहिए। इसी आधार पर न्याय को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और क्या न्याय दिया जाएगा। आर्थिक का अर्थ होता है कि आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर भेदभाव न करना, उसे आर्थिक न्याय कहते हैं। ये लेकिन ये पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अस्पतालों में जो गरीब वर्ग होता है वो अपने इलाज की न्याय के लिए रोता रहता है और वहीं कोई धनी संपन्न वर्ग होते हैं वो तुरंत आर्थिक आधार बनाकर, आर्थिक आधार देकर और अपना सुविधा ले लेते हैं। और जो आपका राजनीतिक न्याय है ये तर्कसंगत है। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि भारत के व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए और ये सभी व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। इस आधार पे जो न्याय की व्यवस्था की गई है वो 3 प्रकार की गई है। वहीं जो आपका 6वां पिलर है स्वतंत्रता। आपका जो भारत का संविधान है वो कहता है कि स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, 5वां उपासना की स्वतंत्रता। इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जो विचार है, विचार की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति को चिंतन मनन करने का अधिकार होता है, यानी स्वतंत्र होता है। कोई भी व्यक्ति अपने मन में चिंता कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, कोई उसको पाबंदी नहीं लगा सकता है। वो क्या है? स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है चिंतन मनन करने के लिए। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है कि अपनी बात को प्रकट करना। अब आप बात अपनी किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं? या तो लिखित रूप से या मौखिक रूप से, या एक होता है जैसे आप देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक, उसे क्या बोल सकते हैं? इशारे की प्रवृत्ति या इशारे की अभिव्यक्ति। जैसे एक फिल्म आई थी बर्फी वगैरह, उस पर देखा होगा कि आपने कि जो व्यक्ति मुख बधिर लोग होते हैं वो अपने इशारों के आधार पर समझा पाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं जो बालक छोटा होता है, जो
1-2 साल का बालक होता है, स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता है, वो अपने भाव भंगिमा के आधार पर बोलने का प्रयास करता है और जो उसकी माता होती है वो उन सारी बातों को समझ लेती है। इसलिए कहा भी जाता है कि आपका यदि कोई प्रथम गुरु है तो कौन है? वो आपकी माता। इस प्रकार जो अभिव्यक्ति 3 प्रकार से प्रकट की जाती है। विश्वास का अर्थ होता है किसी भी विचारधारा को अपनाना, किसी भी विचारधारा को मानना, वो विश्वास कहलाता है। जैसे दर्शन शास्त्र एक विषय है, दर्शन शास्त्र का में जो बहस होती है या एक जो टॉपिक है, ईश्वर है या नहीं। अब ये क्या है? ये तो आपकी विश्वास है। कुछ लोग मानते हैं ईश्वर है, कुछ लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि उनके क्या है? स्वतंत्रता। अब जो नहीं मानते हैं उस पर आप बल तो नहीं दे सकते, यानी भाई आप मानिए कि विश्वास करिए कि प्रभु हैं, खुदा है, वो तो आपकी मानने ना मानने पे है। जो धर्म होता है, धर्म की स्वतंत्रता है, ये सैद्धांतिक रूप से आप धर्म अपनाते हैं, सैद्धांतिक रूप से धर्म अपनाते हैं, यानी आपका देखा जाता है कि इसके बाद धर्म का परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता दी गई है वो ये कहते हैं कि आप अपने सिद्धांत रूप से धर्म को मानिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जब बाद में बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बुद्ध की आइडियोलॉजी को अपना लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी ये अपनी स्वतंत्रता है। जन्म जाति से किसी धर्म से होते हैं और फिर वो बाद में किसी और धर्म में, क्योंकि उनकी अपनी स्वतंत्रता है। और जो उपासना है वो क्या होता है? धर्म को व्यवहार के रूप में लाना, धर्म को व्यवहार के रूप में लाना उपासना कहलाता है। इसका अर्थ क्या है कि आपके समाज में कुछ परिवार हिंदू के हैं, कुछ इस्लाम के हैं, कुछ ईसाइयों के। अब हिंदू अपनी उपासना कैसे कर रहा है? हाथ जोड़ के। वहीं इस्लामिक लोग इस तरह को कर रहे हैं पूजा, और ईसाई लोग इस तरह पूजा करते हैं। तो ये सब की अपनी अपनी धर्म की प्रति उपासना है। इन सब की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता शब्द को संविधान में इस्तेमाल किया गया या लागू किया गया, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार जो स्वतंत्रता है वह 5 प्रकार की होती है, जैसा हमने देखा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। एक शब्द और मिलता है इसमें, समता का। आप ध्यान से देखेंगे अपना भारत का संविधान जो लिखा रहता है, आप जैसे एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं तो उसके पहले पेज में लिखा रहता है सब भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण कर। तो वहां पे एक वर्ड आता है समता। समता का अर्थ होता है समान अवसर। इसको हम देख सकते हैं आप प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर के आधार पर जो समता होती है, समानता होती है, उसको समता में कहा जाता है। जैसे मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, उसमें 2 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 जो है वो कह रहा है धम जलज, यानी कि किसी भी व्यक्ति को साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या कहता है आपका आर्टिकल 15? और वहीं आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर में समानता, लोक नियोजन के अवसर में समानता। इसको इस तरह समझिए, जैसे आपने देखा होगा सरकारी नौकरी में जो मेल और फीमेल होते हैं उनके फिजिकल पैरामीटर अलग अलग होते हैं। जैसे
मेल का होता है 10 मिनट में समझने के लिए 800 मीटर रनिंग, और वहीं फीमेल का होता है 10 मीटर में 500 मीटर रनिंग। या आप देखेंगे जो रेलवे टिकट घर होते हैं वहाँ पे मेल की लाइन अलग होती है, फीमेल की लाइन अलग होती है। जबकि आप कहेंगे सर जो आपका संविधान में समता लिखा, समता तो कह रहा है कि समान रूप से आपको प्रतिष्ठा और अवसर देने चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा भेदभाव क्यों? तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे जो संविधान में समता शब्द कहा गया है उसका अर्थ होता समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। क्या अर्थ होता है इसका? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। इसका मतलब ये है कि जब परिस्थितियां समान हो जाएं तब आप ये कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा अवसर बन गया। और यहीं पे एक होता आरक्षण। जैसे आप देखेंगे जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनके अलग पैरामीटर होते हैं, रिजर्व के अलग पैरामीटर होते हैं, बल्कि आपका संविधान कह रहा समान रूप से अवसर दिए जाएं, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। तो ये अंतर क्यों? इन अंतर के पीछे रीजन ये है कि ये नैसर्गिक रूप से माना जाता है कि फीमेल और मेल में सारी दक्षताओं में अंतर होता है। ठीक इस अलावा जो कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण है वो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। जब ये समान अवसर और प्रतिष्ठा में आ जाते हैं, समान परिस्थिति के आधार पर फिर उन पे समान वितरण किया जाता है, ये कहता है समता। इसी के मद्देनजर आर्टिकल जो 15 है आपका वो भी यही कह रहा था कि धर्म जलज का मतलब धर्म जलज, धर्म, मूलवंश, जाति जैसे लिंग जेंडर और जैसे जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। तो ये जो आपका संविधान है वो ये कहता है कि भारत में जो पिछड़े वर्ग के लोग जो मुख्य धारा में आने के लिए उनको ये दिया गया है आशा वगैरह, पर जो समता है समता ये कहती है कि समान रूप से उनका अपना अधिकार हो। संविधान में एक शब्द कहा गया है एकता और अखंडता। एकता का जो अर्थ है वो होता है मनोवैज्ञानिक, वहीं अखंडता का जो अर्थ है वो है भौगोलिक दृष्टिकोण से। यदि इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए तो यदि ये कहा जाए कि भाई भारत की रक्षा करने के लिए सबको एक साथ आना है, कोई आपका महोबा बैठा हुआ है तो कोई आपका इलाहाबाद में या कोई दूसरे प्रांत में बैठा हुआ, तो सब क्या होंगे एकजुट हो जाएंगे, जो कि फिजिकली रूप से दूरस्थ थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ एकता की बात की गई, यानी कि मनोवैज्ञानिक है। और अखंडता के रूप के अर्थ क्या होता है भौगोलिक दृष्टिकोण से, यानी भारत में जो भारत की अपनी विचारधारा, यदि भारत की राष्ट्र की बात आएगी तो सभी लोग एक साथ आ जाएंगे और भारत के कोई भाग नहीं हो सकते, कोई विभाजन नहीं हो सकता है। भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से अखंडता का आधार बनेगा। ये अखंडता सब इसके लिए किया जाता है। इस प्रकार जो संविधान में कहा गया था, संविधान के जो पिलर थे जो हमने आपका शुरुआती क्लास में देखा कि प्रभुत्व संपन्न है,
लोकतंत्र, गणतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, न्याय, विचार, और ये आपका एकता और अखंडता। ये सारे जो पिलर हैं वो आपके संविधान को सशक्त करने के लिए रखे गए हैं। और जो आपकी संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी जो भी आपकी सुपर शक्ति पावर है वो किस पे है? आपकी जनता पर, यानी लोगों पर। ये अपनी सार्थक भागीदारी के आधार पर जनता को जनता का सेवक बनाते हैं। इसी आधार पर हम लोगों का जो ये पहला यूनिट था संविधान के उद्देश्य, ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।